गुड मॉर्निंग। देखिए एमएस वर्ड के बारे में हम पढ़ रहे थे और इस एमएस वर्ड में अभी तक हम लोगों ने आपके होम टैब के बारे में डिस्कस किया था कि कैसे आपके एडिटिंग और फॉर्मेटिंग की जाती है किसी टेक्स्ट की। तो ये होम टैब के बाद में सेकंड जो टैब आपका यहाँ आता है जिसे कौन सा टैब कहते हैं, इंसर्ट टैब कहते हैं। तो ये जब भी हमें डॉक्यूमेंट में किसी ऑब्जेक्ट को इंसर्ट करना हो कि आप डॉक्यूमेंट में पिक्चर इंसर्ट करना चाहते हैं, टेबल इंसर्ट करना चाहते हैं या किसी तरह के सिंबल्स को इंसर्ट करना चाहते हैं तो इंसर्ट टैब का यूज किया जाता है। अब देखिए यहाँ पर वर्ड 2010 में तीसरा जो टैब था जिसे कौन सा टैब कहा गया, पेज लेआउट। तो ये बेसिकली पेज की जो फॉर्मेटिंग की जाती है वो पेज लेआउट में की जाती है, लेकिन हम यहाँ पर आजकल पेज लेआउट के बारे में नहीं पढ़ते हैं। आजकल जो तीसरा जो टैब आपका यहाँ पे शामिल किया गया है जो कि कौन सा टैब कहलाता है, डिजाइन टैब। ठीक है, तो याद रखिए कि अभी अकॉर्डिंग टू वर्ड के जो नए संस्करण होते हैं, ठीक है, हम कहते हैं कि एमएस वर्ड के जो भी नए संस्करण है उन नए संस्करण में पेज लेआउट नहीं है। ठीक है, उन संस्करण में आपका डिजाइन टैब जो है वो आपका यहाँ पर शामिल किया गया है। ठीक है, तो यहां पर देखो समझो डिजाइन टैब का मतलब क्या होता है कि आपका कोई भी जो पेज है, ठीक है, उस पेज के बैकग्राउंड को चेंज करना चाहो या पेज की डिजाइन को चेंज करना चाहो तो उसके लिए कौन से टैब का यूज करते हैं, डिजाइन टैब का। तो लिखिए डिजाइन टैब में लिखो, डिजाइन टैब में लिखो। इसका उपयोग इसका उपयोग वर्ड डॉक्यूमेंट के वर्ड डॉक्यूमेंट के पेज की वर्ड डॉक्यूमेंट के पेज की डिजाइन को बदलने हेतु किया जाता है। डिजाइन को बदलने हेतु किया जाता है। डिजाइन को बदलने हेतु किया जाता है। देखो वैसे यहाँ पे कोई ज्यादा ऑप्शंस नहीं है और न ही इसमें से बहुत ज्यादा पॉइंट्स आपके यहाँ पर पूछे जाते हैं। तो यहाँ पे देखो डिजाइन जो टैब आपका यूज किया जाता है इसमें दो ही भाग आपके यहाँ पर होते हैं। ठीक है, यहाँ पर एक तरीके से दो ही ग्रुप आपके दिए गए हैं। ठीक है, तो पहला जो ग्रुप आपका यहाँ पर होता है जिसे आप यहाँ पे ध्यान रख सकते हैं, पहला जो ग्रुप दिया जाता है जिसे हम क्या कहते हैं, डॉक्यूमेंट फॉर्मेटिंग। ठीक है, डॉक्यूमेंट फॉर्मेटिंग का ग्रुप दिया गया है और इस डॉक्यूमेंट फॉर्मेटिंग का मतलब है जो भी डॉक्यूमेंट है उस डॉक्यूमेंट में आप कहीं किसी तरह की नई थीम को लागू करना चाहते हैं तो यहाँ पर बस केवल एक ही पॉइंट आपका दिया जाता है जो कि कौन सा दिया जाता है, थीम। तो यहाँ पर याद रखना बस केवल, देखिए यहाँ पे वर्ड डॉक्यूमेंट में, देखिए वर्ड डॉक्यूमेंट में नई थीम को नई थीम को लागू करना। ठीक है, बहुत सारी यहाँ पे आपकी नई नई प्रकार की थीम्स बनी होती है। जो होता है ना कि पहले, आजकल हम कहते हैं कि पहले मोबाइल फोन में थीम्स आती थी तो जैसे थीम लागू करते थे वैसा ही दिखाई देने लग जाता था। तो वैसे ही डॉक्यूमेंट से संबंधित आपकी फॉर्मेटिंग की जाती है तो ये आपका है। देखिए इसमें जो सेकंड ग्रुप आपका दिया गया है जिसे आपको ध्यान रखना है, जिसे कौन सा कहा गया है, पेज बैकग्राउंड। ठीक है, दूसरा जो ग्रुप है आपका यहाँ पर जो दिया गया है, पेज बैकग्राउंड कहा गया है। ठीक है, नाम से पता चल रहा है कि आपके जो भी डॉक्यूमेंट पेज है उस डॉक्यूमेंट पेज के बैकग्राउंड को बदलना है। कि आपका जो भी बैकग्राउंड है उस बैकग्राउंड से संबंधित कार्य होता है। देखो समझो कि यहाँ पर ये एमएस वर्ड में कोई भी डॉक्यूमेंट का पेज हो सकता है। तो इस डॉक्यूमेंट पेज में देखो कौन कौन से विकल्प आपके शामिल हैं। जैसे समझो ये डॉक्यूमेंट पेज है तो इसमें देखो बैकग्राउंड में कौन कौन से विकल्प आपके दिए जाते हैं। जैसे आपका पहला विकल्प ये है
कि आप यहाँ पे ठीक है किसी भी आपके इस बैकग्राउंड वाले ऑप्शन से ठीक है आप डॉक्यूमेंट के पेज में क्या डाल सकते हो, बॉर्डर। ठीक है, पेज बॉर्डर हम कहते हैं कि आपको ये लाइन वगैरह जो आप इंसर्ट करना चाहते हो पेज बॉर्डर इंसर्ट कर सकते हो। ठीक है, इसी तरह से बैकग्राउंड का ये जो पार्ट आता है जिसे हम कौन सा पार्ट कहते हैं, पेज कलर। ठीक है, पेज कलर जो कि आपका डिफॉल्ट जो कलर होता है जो कि कौन सा कहलाता है, व्हाइट। ठीक है, हम कहते हैं कि व्हाइट कलर आपका दिया गया है। तो यहाँ पे इसका तो मतलब हम कहते हैं कि बैकग्राउंड, ठीक है, बैकग्राउंड कलर को बदलना, ये यूज कर सकते हैं। तो ये यहाँ पे हम कहते हैं कि कहा जाता है कि पेज में बॉर्डर लगाना, अलग अलग तरह की बॉर्डर आपकी शामिल हो सकती है। अब इस तरीके से आप लोगों ने कई बार देखा होगा बैकग्राउंड में, इस तरीके से बैकग्राउंड में कोई टेक्स्ट या फिर क्या लिखा हुआ होता है, आपका कोई टेक्स्ट होगा या लोगो होगा और उसके ऊपर कोई भी टेक्स्ट आपका लिखा हुआ होता है। तो ये इस तरीके से ऐसा पार्ट आता है। तो ये जो बैकग्राउंड में आपको दिखाई देता है उस वाले भाग को जिसे हम किस नाम से जानते हैं, वाटर मार्क। ठीक है, तो यहाँ पे वाटर मार्क वाला पार्ट आता है। तो कई बार एग्जाम में कहा जाता है कि आपके डॉक्यूमेंट, ठीक है, डॉक्यूमेंट पेज के बैकग्राउंड में, डॉक्यूमेंट पेज के बैकग्राउंड में दिखाई देने वाली, दिखाई देने वाला सेमी ट्रांसपेरेंट, सेमी ट्रांसपेरेंट टेक्स्ट या पिक्चर। कई बार ऐसा क्वेश्चन आता है कि एक डॉक्यूमेंट पेज के बैकग्राउंड में दिखाई देने वाली धुंधली टेक्स्ट या धुंधले आपके इमेज को क्या कहा जाता है, वाटरमार्क। तो इसमें से मेन जो क्वेश्चन बनता है एग्जाम में, ज्यादातर एग्जाम में क्वेश्चन जो बनता है वो किसका बनता है, वाटरमार्क का। बस डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा कि वाटरमार्क इंसर्ट करने के लिए कौन सा रिबन टैब, तो डिजाइन टैब। पहले कौन सा टैब था, पेज लेआउट। पहले पेज लेआउट था, अब कौन सा टैब आपका है, डिजाइन टैब के नाम से जाना जाता है। तो ये लिख लो। अब तो सब फाइनल हो गया तुम्हारा। हम्म। हम्म। क्या डाउट तो, पेपर हो जाएगा तो भी रहेगा डाउट, हाँ। कि कईयों को डाउट रहेगा कि अनुदेशक का ही था क्या वो पेपर। हम्म। अब तो मैं उस दिन में पहले ही दिन में बता के गया था, कंफर्म है। देखिए, रीजन है कि भाई अब गवर्नमेंट क्या होता है कि कई बार क्या होता है कि इतनी नेगेटिविटी हो जाती है ना, तो फिर वो नाक का सवाल बना ले। आज भी अखबार में आया है कि भाई कैलेंडर जारी कर दिया लेकिन कैलेंडर का कोई मतलब नहीं है। तो ये बहुत सारी भर्तियों का एग्जाम डेट दे रखी थी लेकिन सीटी के बिना वो संभव ही नहीं है। तो ऐसा हो ही नहीं सकता। अभी आरए से मई में एग्जाम होने वाली थी। तो ये कुछ भी होता है, कई बार प्रेशर जब आता है तब करते हैं। बाकी तो प्रयास कर ही रहे हैं। हम्म। अब कई जने होता है ना कैसे, हमें तो पता ही नहीं था भर्ती का
इतनी जल्दी हम कैसे तैयारी करें? तो नोटिफिकेशन, अब राजस्थान में किसी भी एग्जाम के नोटिफिकेशन का तो आप वेट करो ही मत। बस आपको एग्जाम डेट दे दी गई है, मतलब वो कभी न कभी तो होगा ही होगा एग्जाम। ठीक है, अब ज्यादा से ज्यादा समय पढ़ाई को दे। ठीक है, 2-3 महीने जो भी बचे हैं उसमें ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन सॉल्व करें, प्रैक्टिस करें। और मैं एक चीज बार बार बता चुका हूं कि जो सब्जेक्ट खुद को आता है उसमें समय खराब ना करें। ठीक है, उसकी जगह आप दूसरे सब्जेक्ट को क्या करें, ज्यादा ध्यान दें। ठीक है, और जिन सब्जेक्ट का वेटेज है पहले उन सब्जेक्ट को बढ़िया से करो। ठीक है, जैसे रीजनिंग है। ठीक है, रीजनिंग मैं बता रहा हूं ना कि रीजनिंग एक बहुत बड़ा रोल है। अगर पिछली बार की तरह रीजनिंग आई तो ये मान के, मैथ्स और रीजनिंग आई तो 50 सवाल है मैथ्स और रीजनिंग के। अगर 50 सवाल इस बार मैथ्स रीजनिंग के आते हैं तो ये मान के चलिए अधिकतर जने फर्स्ट पेपर को क्वालिफाई नहीं कर पाएंगे। रीजन है कि वो जी के थोड़ा कठिन बनाएंगे, लेंथी बनाएंगे। और आपके पास चैलेंज है कि भाई 100 सवाल करने हैं सिर्फ 2 घंटे में। ठीक है, और जहां मैथ्स रीजनिंग के कितने सवाल हैं, 50। तो इसलिए थोड़ी सी प्रैक्टिस करिए। ठीक है, प्रैक्टिस करना बहुत ज्यादा जरूरी है। अब तो कम से कम डेली के 100 सवाल सॉल्व करना शुरू करें। ठीक है, 100 सवाल डेली के शुरू करेंगे तो भी बहुत हो जाते हैं। क्लास क्लास कितने घंटे, 8 घंटे? 16, 11 घंटे, फिर भी 13 घंटे बच रहे हैं। यार तुम काम देखो, ये मैंने क्या कहा ना, मैंने आपको हमेशा से कहा आपके पास पढ़ाई के 24 घंटे हैं। बाकी चीजों के लिए तो आपको इसमें से समय निकालना है। पढ़ाई के 24 घंटे में से तुम कितने घंटे सोना चाहते हो? अगले 2 महीने 4-4 घंटे सो लो, क्या हो जाएगा भाई? आप देखिए, आप अगर देखो पढ़ना चाहो तो 24 घंटे में से आप आराम से 16 घंटे तक पढ़ सकते हो। ठीक है, 16 घंटे आराम से पढ़ा जा सकता है, आराम से आप। ठीक है, उसमें भी 16 घंटे के बाद 8 घंटे बचते हैं आपके पास में। ठीक है, 8 घंटे में आराम से आप यहाँ पे 6 घंटे सो, फिर बाकी ये कामों के लिए 2 घंटे पर्याप्त है। ठीक है, पढ़ाई के लिए देखो, अब 2 महीने ठीक है सब कुछ त्यागना पड़ेगा। ठीक है, हम कहते हैं ना कि अब ये 2 महीने हैं, इन 2 महीने में आप सब कुछ त्याग दीजिए। ठीक है, आपको पूरा का पूरा फोकस होना चाहिए सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई पर। ठीक है, आपको यहाँ पे, और अगर आपको कई कह रहे हैं कि 11 घंटे, 11 घंटे केवल और केवल मुश्किल से इस क्लास में से 20 या 25 बच्चों की क्लास है। बाकी सब डीबीएमएस के बाद फ्री है। ठीक है, वो केवल और केवल एक वीक की बात है, उसके बाद सी खत्म हो जाएगी उनकी। तो यहाँ पर मुझे सबका पता रहता है कि कौन ये है। और उसमें से भी तुम बता रहे हो ना, 25-30 में से भी पिछली क्लास में केवल 3 जने बैठे थे क्लास में, क्या 3 या 4 या लास्ट 5 जने बैठे होंगे। ठीक है, जो सी की क्लास जो हुई है लास्ट क्लास, उसमें मात्र 5 जने बैठे थे। पिछली बार फेल होने का बड़ा कारण था 3 सब्जेक्ट, सैड, डीबीएमएस और डीएसए। पिछली बार इन 3 सब्जेक्ट की वजह से सब फेल हुए थे। जो गलती पिछली बार जो बच्चों ने करी वही गलती इस बार वापस कर रहे हैं। ठीक है, इन 3 सब्जेक्ट को हम छोड़ रहे हैं। ठीक है, अभी भी छोड़ रहे हैं। कठिन है, लेकिन कठिन सब्जेक्ट को पढ़ना ही बहुत जरूरी है, क्योंकि एग्जाम में सफल होने के लिए वही जरूरी है। ठीक है, बाकी आप छोड़ रहे हो, आप सोच रहे हो मैं डीएसए डीबीएम, पिछली बार के इन तीनों के मिलाकर, ठीक है, तीनों के मिलाकर लगभग सवाल आपके कितने पूछे गए थे, 25। ठीक है, 25 सवाल पूछे गए थे पिछली बार। तो यहां पर इस बार अगर मान लो कि और ज्यादा आ गए, ठीक है, जो सोच रहे हो ना कि क्या नाम है डीबीएमएस की क्लास नहीं लेंगे, डीएसए की क्लास नहीं लेंगे तो क्या हो जाएगा, आप जिस सब्जेक्ट को छोड़ोगे उसके सवाल तुम्हें एग्जाम में ज्यादा मिलेंगे, ये ध्यान रखना। हाँ, मैं बता चुका हूं तुम्हें क्या छोड़ सकते हो तुम।
कि जैसे तुम सी प्लस प्लस छोड़ सकते हो, जावा छोड़ सकते हो, जैसे तुम पाइथन छोड़ सकते हो, वेब टेक्नोलॉजी वाला जो पार्ट है वो छोड़ सकते हो, क्योंकि इनमें कितना भी कर ले सवाल एक ही आएगा। ठीक है, इनमें एक ही सवाल आएगा। इनको भी कवर करने का तरीका केवल मैंने बताया, केवल कौन से कंसेप्ट, ऑफ कंसेप्ट। ठीक है, आपको समझना पड़ेगा कि देखो यहां पर, ठीक है, आप हमेशा स्टूडेंट के साथ सबसे बड़ी प्रॉब्लम है वो वही पढ़ता है जो उसको आता है, जो उसको समझ में आता है, लेकिन वो एग्जाम में नहीं आता है। ये हमेशा मैं बोलता हूं, कई जने आज भी वो पढ़ने के आते। डीबीएमएस का पूरा नाम डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम होता है, डेटा का तात्पर्य ये होता है, मैनेजमेंट का तात्पर्य ये होता है, डीबीएमएस के ये उदाहरण होते हैं। वहां एग्जाम में नॉर्मलाइजेशन का क्वेश्चन आता है, ठीक है, एसक्यूएल की क्वेरी आती है, डीडीएल डीएमएल डीटीएल डीसीएल का सवाल आता है। वो पढ़ता है डीबीएमएस और फाइल में अंतर क्या होता है, इसमें रिडंडेंसी होती है, इसमें नहीं होती है। ये एक्चुअली में देखो थोड़ा सा हमें बस थोड़ा, इसीलिए मैं कह रहा हूं कि जिनको लगे कि भाई ये थोड़ा टफ पड़ता है, फर्स्ट पेपर में 80 प्लस का टारगेट रखो। और मैं स्पेशली फिर दोहरा रहा हूं, वापस बोल रहा हूं, स्पेशली एमबीसी, एससी, एसटी, टीएसपी, ठीक है, फिजिकली हैंडीकैप, स्पोर्ट्स कैटेगरी, आपकी एक्स सर्विसमैन, आपकी बार भी 40-40 पार। ओबीसी में कट ऑफ, ओबीसी भाई आप, ओबीसी में सबसे ज्यादा कंपटीशन है। लेकिन आपको ये करना है, देखो ओबीसी वालों के पास एक ऑप्शन है, आप इतना पढ़िए कि आपके नंबर जनरल वालों से ज्यादा है। ठीक है, तो आपके पास में दोनों सीटें हैं, जनरल की भी सीट है। आप जब भी, आप अपनी सीट मत गिना करो, जब भी आपको यह लगे कि ओबीसी की 40 है, जनरल की 40 है, 40 प्लस 40 80 सीट है आपकी, आप कोशिश करिए कि मैं उस कैटेगरी में हूं ही नहीं, मैं जनरल को फाइट कर रहा हूं। हमेशा हर किसी को जनरल फाइट करना है। इनका ये सोच के ही मत चलो कि मैं यहां हूं, मुझे ये सोचना है कि मुझे इस बार अच्छे, ये तो वैसी सीटें खाली जाएगी वापस, टीएसपी की ये सीटें, ये सब सीटें तुम्हें क्या लगता है कि यहाँ पे ये सीटें भरेंगे? नहीं भरेगी। अब तुम्हें लगता है कि, आप सोचो, 4,000 सीटें पहले बैकलॉग की थी, इनमें से केवल कितनी सीटें ही तो मिली है इनको? अभी तो 2000 पहले की खाली पड़ी है। ठीक है, तो इसमें से फिर मैं बता रहा हूं कि थोड़ा सा भी पेपर इधर उधर हुआ, ठीक है, ये सीटें फिर खाली जाएगी, मुश्किल से 1800 से लेकर 2500 सीटें भरेगी फिर, जिसमें से केवल और केवल ये 600 से 800 सीटें जो है जनरल और ओबीसी की, ये पूरी भरेगी। फिर और अगर सब पढ़ेंगे, ईमानदारी से पढ़ेंगे, तो आराम से पास भी हो जाएंगे। देखिए, क्योंकि देखो यहां पे तो क्या है कि आपको समझना होगा। अब जैसे मैं एग्जाम्पल बताऊं, जैसे मैंने अभी बांसवाड़ा में कॉलेज स्टार्ट किया जिसमें बीसीए लिया है मैंने, एक भी एडमिशन नहीं है, बीसीए करना ही नहीं चाहता कोई वहां, सब बीएसटीसी करेंगे। अब है, कई गवर्नमेंट नहीं करता कोई, उस टाइम नहीं था ना, अब की बता रहा हूं, अब होने के बाद में भी ये स्थिति है। रीजन है कि हर किसी को वहां पे 12वीं पास करते ही सीधा क्या करना है, बीएसटीसी, सीधा बीएसटीसी करना है। या तो राजस्थान से कर लो, नहीं तो बगल में बॉर्डर है 20 किलोमीटर दूर, एमपी से कर लो। हाँ, पीजीडी से, पीजीडी से भी तो समझो, पीजीडी से भी कौन कर रहा है तो, अरे यार, बहुत सारे। तुम्हारे क्लास में पूछो पीजीडी से कितने हैं इस बार, हाथ हटाओ बस, कितने से हैं? अरे कितने से हैं? पिछली बार 1.5 लाख बच्चे पीजीडी से के थे। पिछली बार कंप्यूटर अनुदेशक में 1.5 लाख बच्चे केवल कौन से थे, पीजीडी से के। इस बार मुश्किल से 1.5 लाख छोड़ो, 15,000 भी नहीं है इस बार। एलडीसी, चतुर्थ श्रेणी,
1.5 लाख लास्ट फॉर्म आएंगे कितने? 1.5 लाख। ठीक है, मैक्सिमम है 1.5 लाख तो फॉर्म। 1.5 लाख में से एग्जाम देंगे मुश्किल से 80,000 90,000। ठीक है, और वो भी अगर तुम्हारी फॉर्म भरने की लास्ट डेट जिस दिन होगी उस दिन मैं एग्जैक्ट नंबर बता दूंगा कि इतने फॉर्म आए कैटेगरी वाइज। कि ये जैसा पिछली बार क्या हुआ प्रोग्रामर का जब लास्ट डेट थी, मैंने बताया प्रोग्रामर में 69,727 फॉर्म आए। उसके नीचे देखो कोर्स बेचने हैं इसलिए ज्यादा बता रहे हो, कंपटीशन ज्यादा है, ये ज्यादा है, इतने फॉर्म तो आ ही नहीं सकते। और हुआ क्या? ठीक है, उतने ही फॉर्म थे प्लस फॉर्म रीओपन हुए। 14,000 और फॉर्म भरे बाद में, 84,000। लेकिन एग्जाम कितनों ने दिया? 26,000। ठीक है, तो इसलिए हम कहते हैं नहीं, इसमें जो सबसे ज्यादा जो ड्रॉप आउट होते हैं वो बीटेक वाले होते हैं। कोई बेंगलोर में लग रहा है, फॉर्म तो भर दो, और 22 अगस्त को पता चला कि एग्जाम हो गया, पता ही नहीं चला कि एग्जाम कब था। ठीक है, फिर बेंगलोर, फिर छुट्टी नहीं मिलती इनको, प्राइवेट वालों को हैदराबाद बेंगलोर पुणे इनको छुट्टी नहीं मिलती। तो ये इसलिए बहुत सारी दिक्कतें होती है। इसलिए सबसे ज्यादा जो कंपटीशन है बीसीए और एमसीए, इनका सबसे ज्यादा भीड़ है जिन्होंने फॉर्म भरा है। और सबसे ज्यादा लगने के चांसेस उनके हैं जो इस बार कौन से ईयर में? फाइनल ईयर में। फाइनल ईयर वालों के चांसेस, क्योंकि ताजा ताजा पड़ा हुआ है। ठीक है, लेकिन उसमें से कई जन ने डिग्री लेके जा चुके हैं यहाँ से, हैं? देखो समझो है, मौका है। देखो मैं कह रहा हूँ मौका है नौकरी लगने का, बाकी तुम्हारी इच्छा है। ठीक है, सितंबर अक्टूबर में आइएगा, बैच शुरू करूंगा मैं। हम्म, अभी बता देता हूँ मैं पहले ही, है? क्या? हम्म, देखो समझो है। देखिए अगला जो टैब देखो है, बता दिया मैंने तो है, लेआउट टैब। हम्म, देखो सुना है भाई, अभी भी मौका है। 3600, मैं बार बार समझा रहा हूँ, 3600 पोस्ट के लिए 36 जने टेस्ट नहीं देने आते। जब तक 3600 जने टेस्ट नहीं देना है तब तक तुम्हारा नंबर आ सकता है। ठीक है, और नहीं आएंगे इस बार, मुश्किल से 1000 तक गाड़ी पहुंचेगी लास्ट तक, देखना जैसे इस बार देखा वो संख्या बढ़ी होगी थोड़ी सी है। हाँ तो अभी तो बढ़ेगी धीरे धीरे, देखना है। देखो समझो, अगला जो पॉइंट आता है जो लेआउट आता है। अब हम किसी पेज का लेआउट बदलना चाहते हैं। देखो वहां डिजाइन बदलने की बात हुई थी, अब यहाँ पेज का क्या बदलना है? लेआउट। लेआउट का मतलब होता है हॉरिजॉन्टल रूप से प्रिंट करना चाहते हैं, वर्टिकल रूप से प्रिंट करना चाहते हैं, उसमें मार्जिन कितना सेट करना चाहते हैं, उसमें अलाइनमेंट कैसे यूज करना चाहते हैं, वो सब चीजें। तो लिखो पहले लेआउट का मतलब, इसका उपयोग, इसका उपयोग, इसका उपयोग वर्ड डॉक्यूमेंट पेज के, वर्ड डॉक्यूमेंट पेज के लेआउट को बदलने हेतु किया जाता है। लेआउट को बदलने हेतु किया जाता है, किया जाता है। तो यहाँ पे देखो, इसमें सबसे पहला ग्रुप जो दिया जाता है वो ग्रुप कौन सा ग्रुप दिया जाता है? पेज सेटअप। ठीक है, अगला जो आपका ग्रुप दिया, अब इसमें समझो कौन कौन सा ऑप्शन है। पहला जो आपका ऑप्शन दिया जाता है वो आपका कौन सा ऑप्शन दिया जाता है? मार्जिन। तो याद है कि मार्जिन के बारे में ऑलरेडी मैं समझा चुका हूं। तो ये कि डॉक्यूमेंट पेज में, आप कहते हैं कि डॉक्यूमेंट पेज में, ठीक है, डॉक्यूमेंट पेज में ऊपर, तो हम कहते हैं कि ऊपर, नीचे, नीचे तथा, ठीक है, बाएं दाएं छोड़े जाने वाला स्थान।
देखिए, वह स्थान जो आप चारों तरफ छोड़ते हैं वो स्थान कौन सा कहलाता है? मार्जिन। तो आप सभी को पता है कि प्रमुख रूप से मार्जिन कितने प्रकार के होते हैं? कितने प्रकार के होते हैं? चार। देखिए, ये डॉक्यूमेंट का कोई भी पेज है, तो आप सबको पता है कि डॉक्यूमेंट का ये कोई भी आपका पेज गिवन है। देखो समझो, तो इस डॉक्यूमेंट पेज में आप लोगों ने देखा होगा कि आप ऊपर स्पेस छोड़ सकते हैं, इसी तरह से नीचे स्पेस छोड़ सकते हैं। ठीक है, आपके लेफ्ट में स्पेस छोड़ा जा सकता है और राइट में स्पेस छोड़ा जाता है। एक और चीज समझो, एग्जाम में कई बार क्वेश्चन आ जाता है कि मार्जिन किसके द्वारा बदली जा सकती है। तो मार्जिन को बदलने के लिए अगर याद हो तो आप सबको, ठीक है, एक भाग दिया गया था। तो आप चाहें तो मार्जिन आपके किसके द्वारा भी बदल सकते हैं? कौन सी बार के द्वारा? रूलर बार। देखिए, रूलर बार के अलावा आप पेज सेटअप में जाके मार्जिन के माध्यम से भी चेंज कर सकते हैं। तो ये आपका एक स्केल होता है जो आपका गिवन है। ठीक है, अब यहां पर हमेशा याद रखना, मार्जिन जो है वो बेसिकली कितने प्रकार की हो सकती है? या तो टॉप मार्जिन होगी, ठीक है, या फिर हम कह सकते हैं कौन सी मार्जिन होगी? बॉटम मार्जिन। ठीक है, इसके अलावा कौन सी मार्जिन? लेफ्ट। बताओ, क्या सेंटर मार्जिन होता है क्या? ठीक है, आपके सेंटर मार्जिन होगा क्या? नहीं होगा। क्या आपका जस्टिफाई होगा क्या? नहीं होगा। तो एग्जाम में मिलान करने का सवाल आता है तो उसमें यहां पर आपके मार्जिन में नाम लिख देते हैं कि यहां पर कौन सा पार्ट है। एक और चीज ध्यान रखो, ठीक है, इसी में एक पॉइंट याद रखना, एक वर्ड कभी कभी यूज होता है और वो वर्ड होता है जो कि कौन सी होता है? गटर मार्जिन। ठीक है, ये जो आपका भाग होता है, ठीक है, ये आपका जो पार्ट दिया गया है इसे हम कहते हैं कि डॉक्यूमेंट को बाइंड करने हेतु। आपने देखा होगा जब भी किसी भी आपके बुक को प्रिंट करते हैं तो बाइंडिंग के लिए जगह छोड़ते हैं। तो बाइंडिंग के लिए जो जगह छोड़ी जाती है वो कौन सी जगह होती है? गटर मार्जिन। तो याद रखना कि इसकी डिफॉल्ट मार्जिन, ठीक है, डिफॉल्ट रूप से तो जो मार्जिन होता है वो कितना इंच होता है? 0 इंच होता है, कोई स्पेस नहीं होता। अगर डिफॉल्ट रूप से जो पोजीशन की बात करेंगे तो यहाँ पे टॉप, या फिर हम कह सकते हैं कि कहां पर होती है? लेफ्ट में। आपने देखा हो सबसे ऊपर, आपने देखा हो सबसे ऊपर बाईं तरफ यहां पर एक भाग होता है जिसे कौन सा पार्ट कहेंगे? गटर वाला पार्ट कहेंगे, गटर मार्जिन वाला भाग कहेंगे। तो कई बार एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि आपके बाइंड करना, डॉक्यूमेंट को बाइंड करना, तो पहला ऑप्शन आपके मार्जिन से संबंधित है। अब देखो यहां पे आप समझिए कि जब भी किसी भी डॉक्यूमेंट की बात करेंगे तो आप देखो यहां पर विंडोज डॉक्यूमेंट की जब भी बात करेंगे तो यहां पर आपके हर आपके वर्जन में अलग अलग तरह से स्पेसिंग दी गई है। तो ये डॉक्यूमेंट का जो पेज आपको दिया गया है वो आपको समझना है। एक बार देखो पहले, ठीक है, यहां पर ये कोई भी डॉक्यूमेंट का पेज आपको गिवन है, तो आपको देखो कर्सर जो दिखाई दे रहा है वो यहां दिखाई दे रहा है, मतलब इससे पहले क्या छोड़ी हुई है? जगह। ठीक है, अगर आप डॉक्यूमेंट के बैकग्राउंड यहां पे देखो कि अगर हम किसी चीज को डॉक्यूमेंट के बैकग्राउंड की बात, जैसे पेज लेआउट में चलते हैं, पेज लेआउट के अंदर जैसे आप यहां पर व्हाट आपका पेज कलर देखो, जब पेज कलर आपने इंसर्ट किया ये वाला पार्ट है। अब आप यहां पर इसमें कोई भी बॉर्डर इंसर्ट करना चाहो तो जैसे हम कहते हैं कि कोई भी बॉर्डर आप इंसर्ट कर सकते हैं इस तरीके से, ये आपके बॉर्डर। ठीक है, इसी तरीके से आप किसी भी पर्टिकुलर टेक्स्ट को भी आप इंसर्ट कर सकते हैं, जैसे ये दिखा हुआ है, हाईलाइट किया हुआ पार्ट है, आप अपने आवश्यकता के अनुसार इसे बढ़ा सकते हो और घटा सकते हो। तो ये यहां पर इस जगह मार्जिन दिया हुआ है। अब देखो यहां पर पहले जो संस्करण यूज कर रहे थे उन सभी में डिफॉल्ट रूप से अगर आप देखोगे तो नॉर्मल मार्जिन होती है। नॉर्मल का मतलब होता है टॉप में 1 इंच, आपके टॉप में, बॉटम में, लेफ्ट में, राइट में, सब में कितने इंच होता है? 1 इंच। पुराने समय के संस्करण में 1.25 इंच लेफ्ट और 1.25 इंच राइट होती थी।
लेकिन यहाँ पे डिफॉल्ट रूप से आपका नॉर्मल, आप चाहें अपने अनुसार इसमें से मार्जिन को क्या कर सकते हैं, सेट कर सकते हैं। तो ये याद रखना। इसके बाद में यहां पर ये जो दिया गया है इसे आपका नाम दिया जाता है, कौन सा दिया गया है, ओरिएंटेशन। देखिए ओरिएंटेशन का मतलब होता है आपका पेज, ये हम कहते हैं कि पेज का लेआउट बदलना। ठीक है, लेआउट बदलना। ठीक है, पेज को प्रिंट करते समय कैसे प्रिंट करोगे, तो यहां पे देखो दो तरह से प्रिंट होते हैं। कोई भी पेज आपका दो तरह से प्रिंट किया जा सकता है। या तो पेज हॉरिजॉन्टल रूप से प्रिंट हो सकता है या फिर क्या होता है, वर्टिकल। हॉरिजॉन्टल रूप से प्रिंट किया गया है तो वो लेआउट कहलाता है, कौन सा, पोर्ट्रेट। और पोर्ट्रेट वर्ड डॉक्यूमेंट का लेआउट कैसा होता है, डिफॉल्ट। ठीक है, दूसरा लेआउट होता है जिसे कौन सा कहते हैं, लैंडस्केप, जो कि हमारा हॉरिजॉन्टली आपका प्रिंट करना है। तो एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि जैसे पोर्ट्रेट और लैंडस्केप को कहा जाता है, मार्जिन कहेंगे, अलाइनमेंट कहेंगे, ओरिएंटेशन कहेंगे, तो क्या कहेंगे इसको, ओरिएंटेशन। तो लिख लो ये पॉइंट्स। इसमें से मेन क्वेश्चन आपके जैसे ओरिएंटेशन का आ जाता है, पेज ओरिएंटेशन के प्रकार होते हैं, डिफॉल्ट कौन सा होगा, ऐसा क्वेश्चन आ जाता है। गटर का ये जैसे होता है ना, कि जैसे ये तो क्या है, ये वाला तो कौन सा मार्जिन है, लेफ्ट। लेकिन यहाँ पर हमेशा जो होता है ये डिफॉल्ट रूप से ऊपर जा, यहाँ होता है, यही होता है। फिर आप उसको आगे बढ़ा सकते हो कि भाई कितनी जगह छोड़नी है आपको, उसके लिए यूज करते हैं। हाँ, देखिए गटर मार्जिन का डिफॉल्ट मार्जिन 0 इंच होता है, पोजीशन टॉप में और सबसे लेफ्ट में होती है। किसके, ये तो डिफॉल्ट जैसे बताया ना कि ये 1 इंच होता है, ये 1 इंच होता है, ये 1 इंच होता है और 1 इंच होता है। इसको हम कहते हैं नॉर्मल। फिर आप चाहे तो वाइड कर सकते हैं, अल्ट्रा वाइड कर सकते हैं, नैरो कर सकते हैं, वो अलग अलग होता है। तो डिफॉल्ट रूप से आपके वर्ड 2010 में जब देखेंगे तो 1 1 इंच सारी होती है। 1 1 1 1 इंच, टॉप में 1 इंच, लेफ्ट में 1 इंच, राइट में 1 इंच, सब में 1 इंच। हाँ, 1.25, लेफ्ट और राइट 125। अब 2003 तो आता ही नहीं है कहीं, 2003 तो पूरा ही चेंज हो गया। हो गया नोट। चलिए देखो समझो। तो यहां पर याद रखना, मेन रूप से मार्जिन के बारे में क्वेश्चन बन जाता है, ओरिएंटेशन का क्वेश्चन आ जाता है। इसी में देखो आपके कुछ और ऑप्शन आपके दिए गए हैं। ठीक है, इसी वाले भाग में पेज सेटअप में देखो अगला जो ऑप्शन आपको समझना है,
देखिए नेक्स्ट ऑप्शन यहाँ पर जो दिया गया है जिसे हम क्या कहते हैं, साइज। देखिए यहाँ पे हम कहते हैं कि आपका, ठीक है, टू चेंज पेज साइज। ठीक है, आपके पेज साइज। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि पेज साइज को बदलना। आप देखो डॉक्यूमेंट को जब प्रिंट करते हैं तो आपके किस साइज में प्रिंट करना चाहते हो, तो यार रखना डिफॉल्ट। ठीक है, डिफॉल्ट साइज होती है 8.5 इंच गुणा कितने इंच होती है, 11 इंच। और इसको आपका कहा जाता है, कौन सा कहा जाता है, लेटर। ठीक है, बाकी अगर बात करें आप चेंज कर सकते हो, जैसे A4 में प्रिंट करना है, A3 में प्रिंट करना है, A5 में प्रिंट करना है। जैसे एग्जीक्यूटिव आपकी साइज हो सकती है, जैसे कि आपकी लीगल, आपने देखा लीगल पेज होते हैं थोड़े लंबे होते हैं, उनकी विड्थ क्या होती है, कम होती है। तो आप प्रिंट करते समय ये डिफाइन करेंगे कि आप कितने, ठीक है, आप किस पेज पर प्रिंट करना चाह रहे हैं। ठीक है, इसके बाद में यहां पर ये जो आपका होता है जिसे हम क्या कहते हैं, कॉलम। ठीक है, आपके कहा जाता है कॉलम कहते हैं। ठीक है, कॉलम का मतलब होता है कि आपके डॉक्यूमेंट, ठीक है, डॉक्यूमेंट पेज को मल्टीपल कॉलम में, मल्टीपल कॉलम में विभाजित करना, विभाजित करना। तो याद रखना कि डिफॉल्ट आपकी जो डॉक्यूमेंट पेज होता है वो कितने कॉलम में विभाजित होता है, एक कॉलम में। आपने देखो ना पेपर आता है, पेपर में एक साइड में क्वेश्चन आता है और इधर भी क्वेश्चन आता है, तो वो कितने कॉलम में बटा हुआ है, 2 कॉलम में। ठीक है, आप चाहे तो मल्टीपल कॉलम में भी आप उसे क्या कर सकते हैं, डिवाइड कर सकते हैं। ठीक है, तो यहां पर एक से ज्यादा कॉलम में भी हम क्या कर सकते हैं, विभाजित कर सकते हैं। ठीक है, इसके बाद में अगला जो आपका होता है जिसे आपका कौन सा नाम दिया गया है, ब्रेक्स। ठीक है, आपका यहां पर नेक्स्ट जो पार्ट दिया गया है, ब्रेक दिया गया है। तो जब ब्रेक की बात करेंगे तो ये बताता है कि आपके टेक्स्ट जो है, ठीक है, आपके नए सेक्शन में कैसे फ्लो करेगा। तो हम कहते हैं कि हाउ टेक्स्ट, ठीक है, फ्लोज इनटू न्यू सेक्शन। ठीक है, ठीक है, हम कहते हैं कि टेक्स्ट नए भाग में, नए भाग में कैसे फ्लो करेगा। ठीक है, आप किसी भी डॉक्यूमेंट पेज को मल्टीपल सेक्शन में क्या कर सकते हो, डिवाइड कर सकते हो। जैसे आप लोगों को याद हो तो मैंने एक सेक्शन आपका ब्रेक बताया था, याद आ रहा है, पेज ब्रेक। आप सबने पेज ब्रेक पढ़ा होगा। तो ये जैसे कंट्रोल एंटर दबाते हैं तो टेक्स्ट कहां जगह कहां चला जाता है, अगले पेज में। तो ऐसे हम क्या कर सकते हैं, पेज ब्रेक आप यूज कर सकते हो। ठीक है, पेज ब्रेक डाल सकते हो। ऐसे ही यहां पर किसी चीज की जब भी बात करें तो क्या कर सकते हो, सेक्शन ब्रेक लगा सकते हो, सेक्शन ब्रेक कर सकते हो, या कई बार हम कह सकते हैं लाइन ब्रेक भी कर सकते हैं। तो यहां पर कैसे टेक्स्ट एक जगह से दूसरी जगह फ्लो करेगा उसे कंट्रोल करने वाला पार्ट आपका यूज कर सकता है। ठीक है, ये नेक्स्ट जो ऑप्शन है वो आपका कौन सा कहलाता है, लाइन नंबर। ठीक है, यहां पर लाइन नंबर का मतलब होता है कि ऑटोमेटिकली, ठीक है, हम कहते हैं कि ऑटोमेटिकली गिव्स लाइन नंबर टू लाइंस। तो हम कहते हैं कि लाइनों को स्वतः है लाइन नंबर, लाइन नंबर प्रदान करता है। कि ऑटोमेटिकली आप यहां पे लाइन नंबर क्या कर सकते हो, यूज कर सकते हो। ठीक है, इसके बाद में आपका जो पार्ट होता है जिसे क्या कहते हैं, हाइफननेशन। ठीक है, आपके कहा जाता है, ठीक है, बड़े शब्दों पर
हाइफन लगा देते हैं। देखिए ऑटोमेटिकली आपके जो जो बड़े शब्द होंगे वहां पर क्या लगा दिया जाएगा, हाइफन लगा दिया जाएगा। कि जैसे होता नहीं कि आपके जैसे आपकी लाइन खत्म हो गई आपकी, अब लास्ट में तीन ही करेक्टर है, अब तीन ही करेक्टर है तो फिर वो टेक्स्ट है कहां जाएगा, आगे जाएगा। तो आगे जाएगा तो यहां पर उन तीन के बाद का हिस्सा कैसे पता चलेगा, इसी का पार्ट है, तो इस पे क्या लगा देते हैं, हाइफन। अब एक और चीज याद रखना, आजकल एक नया पॉइंट याद रखना है कि टेक्स्ट का स्वतः है। देखिए नए फीचर्स में क्या है, अगली लाइन में जाना। ये तो कब होगा, जब इसको ऑन किया हुआ होगा, अगर ऑफ है तो टेक्स्ट का स्वतः अगली लाइन में जाना, जाना क्या कहलाता है, वर्ड रैप कहलाता है। अगर ये ऑन नहीं है तो टेक्स्ट में हाइफन नहीं आएगा, लास्ट में जगह कम बची तो वो टेक्स्ट ऑटोमेटिकली कौन सी लाइन में चला जाएगा, अगली लाइन में। तो टेक्स्ट का स्वतः है अगली लाइन में जाना वर्ड रैप कहलाता है। और अगर आप चाहते हैं कि अगली लाइन में ना जाए, टेक्स्ट के आगे हाइफन इंसर्ट कर दे, मतलब टेक्स्ट फिर लाइन जहां खत्म हो रही है वहां हाइफन लगा दे और आगे का भाग नेक्स्ट पार्ट में चला जाए, तो हाइपरनेशन वाले विकल्प को क्या कर लो, ऑन कर लो, कि टेक्स्ट अगली लाइन में नहीं जाएगा। तो ये लिख लो, ये सब पेज सेटअप का ही पार्ट है। हाँ, कॉलम, कॉलम तो मल्टीपल बना सकते हो लेकिन टेक्स्ट नहीं दिखेगा ना फिर। आप इंसर्ट कितने भी कर सकते हो लेकिन फिर टेक्स्ट उसी हिसाब से, अब अगर जैसे मान लो कि अगर आपको गिनती लिखनी है, गिनती के हिसाब से तो कितने भी कॉलम कर सकते हो, लेकिन टेक्स्ट बड़ा है तो फिर आपका टेक्स्ट खींचा खींचा दिखेगा। इसलिए ज्यादा कॉलम यूज नहीं करते, ज्यादातर तीन या चार यूज करते हैं, लेकिन मोस्टली तो हम एक कॉलम पे ही काम करते हैं। एमएस वर्ड जो मेन रूप से बना, अब मल्टीपल कॉलम्स के लिए फिर क्या यूज करते हैं, एक्सेल यूज करते हैं। हो गया नोट। तो याद रखना कि देखो इसमें मुख्य रूप से जो सवाल बनता है वो आपका पहला सवाल तो ये बनता है कि जैसे डॉक्यूमेंट के बैकग्राउंड में दिखाई देने वाले धुंधले चित्र को क्या कहते हैं, वाटरमार्क, ये याद रखना। तो किसी भी वर्ड डॉक्यूमेंट के पेज का डिफॉल्ट लेआउट कौन सा, ओरिएंटेशन कौन सा होता है, पोर्ट्रेट। पोर्ट्रेट का मतलब हॉरिजॉन्टल होता है या वर्टिकल होता है, कौन सा होता है, वर्टिकल। किसी डॉक्यूमेंट पेज में ऊपर नीचे दिखाई देने वाले भाग को क्या कहता है, मार्जिन। मार्जिन कहते हैं, मार्जिन मुख्य रूप से कितने प्रकार की, चार। तो किसी डॉक्यूमेंट को बाइंड करवाने के लिए उपयोग में ली जाने वाली मार्जिन को कौन सी, डिफॉल्ट मार्जिन कितना होता है, 0 इंच। डिफॉल्ट पोजीशन क्या होती है, टॉप या लेफ्ट होती है। ठीक है, इसके बाद में देखो इसी का नेक्स्ट जो भाग है, देखिए लेआउट के अंदर ही अगला जो पार्ट आता है जो कि कौन सा है, पैराग्राफ। एग्जाम में क्वेश्चन आता है इस तरीके से, देखिए एमएस वर्ड 2010 के अंतर्गत ऐसा क्वेश्चन आया हुआ है, एमएस वर्ड 2010 के अंतर्गत, ठीक है, आपका पैराग्राफ ग्रुप होता है, तो बताइए एमएस वर्ड के किस अन्य रिबन टैब में भी पैराग्राफ ग्रुप होता है।
तो कौन सा है? पेज लेआउट। पहले पेज लेआउट में था, अब कौन सा है? डिजाइन। तो यहाँ पे देखो, इस वाले भाग में आपको याद रखना है, नेक्स्ट ग्रुप जो दिया गया है वो कौन सा ग्रुप दिया गया है? पैराग्राफ ग्रुप। तो याद रखिए, पैराग्राफ ग्रुप दिया जाता है। तो पैराग्राफ ग्रुप का मतलब यहां पर याद रखना कि पैराग्राफ, ठीक है, पैराग्राफ की फॉर्मेटिंग है। तो अब पैराग्राफ की फॉर्मेटिंग की बात करते हैं, उसके लिए यूज किया गया है। तो याद रखना, इसमें दो चीजें पहले समझ लो। ये डॉक्यूमेंट का कोई भी पेज है, देखो समझो, ठीक है, ये कोई भी डॉक्यूमेंट का पेज आपको यहाँ पे दिखाई देता है। तो आप सबको यहाँ पर ये पता है कि किसी भी डॉक्यूमेंट पेज के अंदर ऊपर जगह छोड़ सकते हैं, ठीक है, नीचे जगह छोड़ी जाती है, ठीक है, आपके बाएं जगह छोड़ सकते हैं और दाएं। तो आप सबको पता है कि ऊपर नीचे दाएं बाएं छोड़े जाने वाले स्थान को क्या कह सकते हैं? पेज का क्या कह सकते हैं? मार्जिन। ठीक है, याद रखिए, किसी भी डॉक्यूमेंट पेज में ऊपर नीचे बाएं दाएं जगह छोड़ी जाती है, उसे मार्जिन कहते हैं। अब देखो समझो, ठीक है, जब हम किसी भी पैराग्राफ को लिखते हैं, तो एक पैराग्राफ लिखा, फिर दूसरा पैराग्राफ टाइप किया, फिर तीसरा पैराग्राफ टाइप किया, फिर चौथा पैराग्राफ, इस तरीके से है। तो आपको यहां पर ध्यान रखना है, ठीक है, आपको ये ध्यान रखना है, किसी भी पैराग्राफ के लेफ्ट, ये लेफ्ट में जगह छोड़ी जा रही है, या आपके कौन से? राइट में। तो एक पैराग्राफ के लेफ्ट और राइट में जो जगह छोड़ी जाती है, उस जगह को क्या कहते हैं? इंडेंट। ठीक है, हम कहते हैं कि इंडेंट के माध्यम से किसी भी पैराग्राफ को, ठीक है, आपके बाएं या दाएं मार्जिन की तरफ सरकाना। ठीक है, या तो आप लेफ्ट मार्जिन की तरफ खिसका सकते हो या राइट मार्जिन की तरफ खिसका सकते हो। ठीक है, किसी भी पैराग्राफ, ठीक है, याद रखिए कि अब हमें ध्यान रखना है कि एक पैराग्राफ की पहले, आप कह रहे हैं कि एक पैराग्राफ के पहले और पैराग्राफ के बाद में, ठीक है, पैराग्राफ के पहले और बाद में जो जगह छोड़ी जाती है, उस जगह को क्या कहा जाता है? स्पेसिंग। क्या कहते हैं? स्पेसिंग। ठीक है, इसके अलावा आप सबको पता है, दो लाइनों के मध्य जो जगह छोड़ी जाती है वो क्या कहलाती है? लाइन स्पेसिंग कहलाती है। तो यार देखिए कि डिफॉल्ट रूप से इंडेंट जो होता है वो लेफ्ट और राइट में कितना होता है? 0। ठीक है, जब आप लिखोगे तो शुरुआत में लेफ्ट और राइट इंडेंट 0 होता है। ठीक है, आपकी स्पेसिंग की बात करेंगे तो बिफोर स्पेसिंग 0 और आफ्टर स्पेसिंग 10 पॉइंट। कितने पॉइंट होती है? 10 पॉइंट। देखो बीच में गैप होता है। ठीक है, आप यहां पर जब भी किसी भी डॉक्यूमेंट की बात करोगे, ठीक है, तो यहाँ पे जब भी हम कहते हैं कि किसी भी डॉक्यूमेंट की बात करेंगे तो ये है, इस डॉक्यूमेंट में जब आप कोई भी पैराग्राफ को लिखने की बात करेंगे, जैसे मान लीजिए कोई भी पैराग्राफ है, ये कोई पैराग्राफ दिया हुआ है, ठीक है, यहाँ पे, ठीक है, ये फॉन्ट, आप देखो यहाँ पे लेफ्ट और राइट में आपको जगह दिखाई दे रही है, वो सबकी जगह आप देखोगे इक्वल जगह है। तो यहाँ पे लेफ्ट और राइट में जो जगह दिखाई देती है वो आपकी इक्वल दिखाई दे रही है। अब देखो समझो, ये कोई भी पैराग्राफ है, आप कह रहे हैं कि ये कोई भी पैराग्राफ है आपका दिया हुआ है, ठीक है, ये पैराग्राफ दिया हुआ है। तो इस पैराग्राफ के यहां पर ऊपर देखोगे तो आपका पैराग्राफ में लेफ्ट में कितना दिया हुआ है? 0। राइट में कितना दिया हुआ है? 0। ठीक है, अगर ऊपर स्पेस देखोगे तो कितना है? 0। आफ्टर स्पेस देखोगे तो 10 पॉइंट। ठीक है, आप अपने अनुसार इसको चेंज भी कर सकते हो, ये है डिफॉल्ट है। ठीक है, अब जैसे हम कहते हैं पैराग्राफ को इंडेंट करना, पैराग्राफ को इंडेंट करने के लिए कौन सी की यूज करते हैं? टैब की। कीबोर्ड ये समय पे बताया था कि टैब की का उपयोग इंडेंट करने के लिए किया जाता है। एक बार टैब की दबाने से कर्सर डिफॉल्ट रूप से कितना इंच बढ़ता है? 0.5 है। ठीक है, हम कहते हैं जितनी बार, और ये कितने स्पेस बार के बराबर है? 5। 5 बार स्पेस बार दबाओ या एक बार टैब दबाओ। तो हम कहते हैं कि यहां अगर आप जैसे जैसे टैब दबाओगे तो ये राइट मार्जिन की ओर खिसक रहा है, कि आपके राइट मार्जिन के। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि ये आपके किधर राइट मार्जिन ना लेफ्ट मार्जिन की तरफ आए, ये लेफ्ट मार्जिन कर दो। ठीक है, ये हमें ध्यान रखना है। तो इसमें लिख लो, एक एक पॉइंट पहले लिखो, इंडेंट। कौन सी? देखो, ऊपर जब लिखोगे तो मार्जिन के साथ ये बीच में जो स्पेस दिख रहा है ना आपको, इस पैराग्राफ और इस पैराग्राफ के बीच,
ये जो स्पेस है, ये ऊपर वाला बिफोर स्पेसिंग है, तो हम कहते हैं ये बिफोर स्पेसिंग, और ये कौन सा स्पेसिंग है? आफ्टर स्पेसिंग है। अब बड़ा डिफॉल्ट 10 है, आप चाहो तो 12 कर दो, 15 कर दो, जितने एंटर दबाओगे उतने स्पेस आपको मिलते जाए। हाँ। हम्म। हाइपर हाइपरनेशन के लिए आपको क्या करना पड़ेगा इसमें? ने, अगर इसमें है तो ये रहा, आप ये ऑन कर लो। अब इसमें देखो मैनुअल है और ऑटोमेटिक है, तो अगर आप ऑटोमेटिक कर दोगे तो यहाँ पे जहां पर भी कोई देखो, ये देखा ना, ये यहाँ पे GAL, ठीक है, तो यहाँ पे हम कहते हैं गैलरी वर्ड बड़ा था, तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो इसके बाद में क्या आ गया है? हाइपरनेशन आ गया। हाँ, ठीक है, और बाय डिफॉल्ट वर्ड रैप होता है, वो टेक्स्ट को कहां ले जाता है? अगली लाइन में ले जाता। क्या? अरे अभी ये देखो, ये जो पैराग्राफ है ना, ये पैराग्राफ, ये ऊपर जो दिखाई दे रही है ना, ये मार्जिन है। ये ऊपर जो जगह दिख रहा है ना मार्जिन, देखो ये मार्जिन है। अब देखो लाइन दिख रही है, ये मार्जिन है 1 इंच। अब इस मार्जिन के साथ में है या नहीं है? साथ में। ठीक है, अब यहां पर अगर इस मार्जिन के साथ में लिखा हुआ है, तो देखो ऊपर देखो बिफोर में कितना लिखा हुआ है? 0। ठीक है, जैसे ही मैं यहां से एंटर दबाऊं, आप देखो यहां पे जैसे ही एंटर दबाऊंगा, तो यहां पर हम कहते हैं कि बिफोर स्पेसिंग ऑटोमेटिकली क्या होगा? चेंज होगा। अब देखो यहां पर इसके पहले और बाद में जो स्पेस छोड़ा जाता है, अब चाहो तो इसको रिमूव कर दो पूरे को। देखो आप यहां पे जाओ, होम में जाओ, और यहां पे लाइन स्पेसिंग में जाओ, ऐड बिफोर स्पेस, या रिमूव, रिमूव कर दो। अब देखो इन दोनों के बीच में स्पेस देखो, रिमूव। आप चाहो तो यहाँ पे पूरा स्पेस भी क्या कर सकते हो? हटा सकते हो। तो याद रखना कि इंडेंट बढ़ाने के लिए लेफ्ट और राइट में हमेशा याद रखो, लेफ्ट राइट में मूव करना है तो इंडेंट, ऊपर नीचे मूव करना है तो कौन सा? स्पेस है। तो इंडेंट में लिख लो बस केवल। इसका उपयोग, इंडेंट में लिखो, इसका उपयोग इसका उपयोग पैराग्राफ को लेफ्ट या पैराग्राफ को लेफ्ट या राइट मार्जिन की ओर, लेफ्ट या राइट मार्जिन की ओर और मूव करने हेतु किया जाता है। मूव करने हेतु किया जाता है। तो याद रखना, लेफ्ट में 0 इंच और राइट में भी आपका कितना इंच होता है? डिफॉल्ट 0 इंच। ठीक है, तो याद रखना कई बार पूछ लेते हैं कि डिफॉल्ट रूप से कितना इंच होगा? 0 इंच आपका डिफॉल्ट होता है। नेक्स्ट लिखिए, नेक्स्ट लिखिए, स्पेसिंग में लिखो, इसका उपयोग इसका उपयोग एक पैराग्राफ के पहले तथा एक पैराग्राफ के पहले तथा बाद में खाली स्पेस को छोड़ने के लिए, खाली स्पेस को छोड़ने हेतु किया जाता है। खाली स्पेस को छोड़ने हेतु किया जाता है। तो याद रखना कि ये हमेशा किस में मेजर्ड होगा?
आपको याद रखना मेजर्ड इन किस में मेजर होगा, पॉइंट्स में। वो किस में इंच मेजर होता है, इंच में। के पॉइंट्स में मेजर होगा। तो यहाँ पे याद रखना कि बिफोर, ठीक है, बिफोर आपके 0 पीटीएस होता है, आफ्टर आपका कितना होगा, 10 पॉइंट्स आपका होगा। ठीक है, बेसिकली यहां पर इसका उपयोग तब किया जाता है जब हम किसी पैराग्राफ को खत्म होने पर क्या दबाते हैं, एंटर। ठीक है, जैसे एंटर दबाएंगे तो फिर नया पैराग्राफ शुरू होगा। तो फिर कितना स्पेस आप छोड़ना चाहते हैं, तो यहाँ पे जो स्पेस छोड़ा जाता है उससे डिफाइन करने के लिए हम प्रमुख रूप से कौन सा यूज करते हैं, स्पेसिंग यूज करते हैं। तो यहाँ पर याद रखना ये पैराग्राफ ग्रुप है। ऑटो पैराग्राफ ग्रुप समान रूप से कौन से वाले टैब में भी अवेलेबल है, होम टैब में भी। तो आपको पैराग्राफ अगर याद हो, इंक्रीज इंडेंट, डिक्रीज इंडेंट, अलाइनमेंट वाला पार्ट, लाइन स्पेसिंग वाला पार्ट, ठीक है, शॉर्टिंग वाला जो पार्ट है वो सब पैराग्राफ के उसी भाग में अवेलेबल था। ठीक है, तो याद रखना इंडेंट और स्पेसिंग के बारे में अगर कोई क्वेश्चन बने तो आप ये बता सकते हो। इसके बाद में तीसरा ग्रुप और दिया हुआ है जिससे क्वेश्चन आपके नहीं पूछे जाते हैं। ठीक है, आपके तीसरा जो ग्रुप है आपका दिया गया है, जो कि कौन सा ग्रुप दिया हुआ है, अरेंज। ये अरेंज ग्रुप की बात करें तो ये आपका तब एक्टिव होता है जब आप डॉक्यूमेंट के किसी वस्तु को क्या करते हो, सेलेक्ट करते हो। पता नहीं, जैसे मान लो कोई पिक्चर को सेलेक्ट किया, अब जैसी पिक्चर को सेलेक्ट किया कौन सा ग्रुप एक्टिव हो जाएगा, अरे कि उसकी पोजीशन चेंज करनी है क्या आपको। ठीक है, तो वो आपका यूज किया गया। तो लिखो इसमें पहले देखिए, यह यह भाग यह भाग सक्रिय होता है, एक्टिव। यह भाग सक्रिय होता है जब जब एक वस्तु जैसे जब एक वस्तु जैसे जैसे चित्र, इमेज, कॉमा शेप कॉमा टेक्स्ट बॉक्स या स्मार्ट ग्राफिक्स को स्मार्ट ग्राफिक्स को स्मार्ट ग्राफिक्स को सेलेक्ट किया जाता है। स्मार्ट ग्राफिक्स को सेलेक्ट किया जाता है। तो यहाँ पे देखो, मान लो कोई इमेज है, उस इमेज को आपने सेलेक्ट कर लिया, कोई डॉक्यूमेंट में कोई इमेज डली हुई है उसको सेलेक्ट कर लिया। अब उसमें जैसे मान लो कि आप सेलेक्ट करके उसकी क्या चेंज करना चाह रहे हो, पोजीशन। ठीक है, आप उसकी पोजीशन जैसे लेफ्ट हैंड में ले जाना चाह रहे हो, राइट हैंड में ले जाना चाह रहे हो, सेंटर में ले जाना चाह रहे हो, तो आप उसकी क्या चेंज कर सकते हो, पोजीशन चेंज कर सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे हम कहते हैं कि चेंज, ठीक है, चेंज द करंट पोजीशन। ठीक है, हम कह सकते हैं कि वर्तमान पोजीशन को बदलना। ठीक है, जो भी आपकी पोजीशन यहाँ पे सेलेक्ट की गई है कि भाई अभी वर्तमान में जो भी आपका टेक्स्ट बॉक्स है कहां पर है, जैसे हम कहते हैं ना कि टॉप बॉटम पे ले जाना चाहते हो, टॉप लेफ्ट में ले जाना चाह रहे हो, या आप सेंटर पे ले जाना चाह रहे हो, तो ऑटोमेटिकली जैसे एक तो होता है कि भाई साहब कि आप खींच के लेके जाओ। ठीक है, तो स्मूथली मूवमेंट करने के लिए हम डायरेक्टली किसका यूज कर सकते हैं। देखिए, यहाँ पर इसके बाद में अगला जो पार्ट आता है जिसे हम क्या कहते हैं, रैप टेक्स्ट कहते हैं। ठीक है, एक वर्ड रैप होता है। वर्ड रैप का तो मतलब बताया कि टेक्स्ट का स्वतः है अगली लाइन में जाना क्या कहलाता है, वर्ड रैप।
रैप टेक्स्ट का मतलब क्या है? कोई भी टेक्स्ट स्मूथली कैसे मूव करेगा। आप ये वर्ड आपके एक्सेल में क्वेश्चन आता है, जैसे एक्सेल में आप देखोगे तो एक्सेल में क्या होता है, एक्सेल में जैसे आपको एक लाइन लिख दो, अब आपको नई लाइन में लिखना है, तो जैसे आप एंटर दबाओगे तो नए नई सेल में आ जाएगा। आप दो लाइन में लिखना चाह रहे हो तो वहां एक्सेल में दो लाइन में लिखना चाह रहे हो तो भी किसका यूज करते हैं हम, रैप टेक्स्ट। देखिए आपको मल्टीपल लाइन में किसी चीज को मूव करना है, इमेज के अंदर किसी टेक्स्ट को लिखना है। आप जैसे फॉर एग्जांपल टेक्स्ट बॉक्स आपने सेलेक्ट कर लिया, अब टेक्स्ट बॉक्स सेलेक्ट करके उसमें कोई पैराग्राफ आपने कोई आप कोई चीज पेस्ट की, तो पेस्ट की तो वो सिंगल लाइन में ले जाएगा, जैसे ही आप उसमें एंटर करोगे तो वो बाहर निकाल देगा। तो इसलिए हम कहते हैं कि कैसे टेक्स्ट मूव करेगा उसे कंट्रोल करने के लिए कौन सा भाग यूज किया जाता है, ये। तो यहाँ पे हम कहते हैं लिखो इसमें रैप टेक्स्ट में, रैप टेक्स्ट में लिखो इसका उपयोग इसका उपयोग यह नियंत्रण करने के लिए, यह नियंत्रण करने के लिए किया जाता है कि, यह नियंत्रण करने के लिए किया जाता है कि कैसे कैसे रेगुलर, जो आप फॉन्ट लिखते हैं, कैसे रेगुलर डॉक्यूमेंट टेक्स्ट, कैसे रेगुलर डॉक्यूमेंट टेक्स्ट, डॉक्यूमेंट टेक्स्ट इमेज के साथ, डॉक्यूमेंट टेक्स्ट इमेज के साथ इंटरेक्ट करेगा, संवाद करेगा, संवाद करेगा। जैसे फॉर एग्जांपल आप सिंगल लाइन के रूप में रखना चाहते हो, स्क्वायर के रूप में रखना चाह रहे हो, या फिर अगर आप बिहाइंड आप द टेक्स्ट रखना चाह रहे हो, उसके लिए आप यहां पर क्या कर सकते हो, यूज कर सकते हो। बाकी अगर बात करें कोई क्वेश्चन नहीं बनता है, मेन क्वेश्चन जो बनेगा वो किसका बनेगा, रैप टेक्स्ट का। वैसे तो यहाँ पर बाकी आप रोटेट कर सकते हो, अलाइन कर सकते हो, फॉरवर्ड ले जा सकते हो, बैकवर्ड ले जा सकते हो, सिलेक्शन कर सकते हो, ये नहीं। इसमें मेजर रूप से जो क्वेश्चन आपके लेआउट में बनता है वो आपका ओरिएंटेशन या पेज सेटअप वाले पार्ट से बनता है। तो हमें याद रखना कि आपने कोई चीज सेलेक्ट, जैसे हम कहते हैं ना कि कोई चीज आपने यहां पर, तो इस जगह जैसे आपने कोई भी जैसे एंटर करके कोई चीज इंसर्ट की, क्या हम कहते हैं कि जैसे कोई चीज शेप आपने इंसर्ट कर दी ऐसे, ठीक है। जैसे हम कहते हैं कि कोई भी शेप वाला पार्ट आप इंसर्ट कर देते हैं इस जगह पे, कोई अरे हो जा रहे हैं, ठीक है। जैसे आप ये है, देखो जैसे ही आपने इसको सेलेक्ट किया, तो सेलेक्ट करने करते ही आपका कौन सा वाला स्टार्ट हो गया है, कौन सा आ गया, अरेंज वाला। अब इस अरेंज में जैसे पोजीशन आप चेंज कर सकते हो कि पोजीशन देखो कहाँ, आप अपने हिसाब से जहां पोजीशन ले जाना चाहते हो, देखो ये एंड पे आ गया। ऐसे हम कहते हैं कि आपके अलग अलग भाग है जो इन लाइन विद टेक्स्ट है, कि इन लाइन विद टेक्स्ट, टेक्स्ट के बीच में हम कर सकते हैं। ऐसे बहुत सारे फीचर्स आपके दिए गए कि अलग इसके ऊपर यूज करना है, जैसे तो हम कहते हैं कि कई बार जैसे होता है ना कि रैप टेक्स्ट का उपयोग प्रमुख रूप से आपके किसी टेक्स्ट को संदर्भित करने के लिए किया जाता है, किसके रेफरेंस में, इमेज, ठीक है। ये टेक्स्ट इमेज के संदर्भ में कैसे रहेगा वो बताने का काम कौन करता है, रैप टेक्स्ट। बाकी सब चीजें आपकी कॉमन चीज है। तो मेन चीज आपको यहां पर ध्यान रखना है, लेआउट में यही क्वेश्चंस बार बार रिपीट होता है। अब यहां पर इसके बाद में देखो अगला जो रिबन टैब आपका दिया जाता है, वो टैब कौन सा टैब दिया गया है, कौन सा टैब आता है, रेफरेंसेस टैब। इस टैब से दो ही आपके कमांड है जो बार बार पूछी गई है, कि हम किसी चीज का रेफरेंस तैयार करना चाह रहे हैं। ठीक है, अब हम किसी तरह का रेफरेंस क्रिएट करना चाह रहे हैं, तो देखो समझो
कि एमएस वर्ड में अगला जो रिबन टैब आपका जो दिया जाता है उस टैब को, ठीक है, जिस नाम से जाना जाता है वो कौन सा टैब दिया गया है? रेफरेंसेस टैब के रूप में दिया गया है। ठीक है, अब देखो अभी तक जितने भी एग्जाम्स हुए हैं उन सभी एग्जाम्स में केवल दो ही सवाल आए हैं। एक सवाल फुटनोट का आया हुआ है और एक सवाल किसका आया हुआ है? एंड नोट। इसके अलावा अगर बात देखो, ऑप्शंस बहुत सारे हैं, लेकिन वो ऑप्शन बेसिकली आपके वर्ड पे काम करने के लिए होता है। तो ये मेनली जो क्वेश्चंस जो बनते हैं वो आपके पर्पज की, किस पर्पज के लिए इस टैब का उपयोग किया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे अलग अलग जो भाग आपके यहाँ पर दिए गए हैं, जैसे आपका पहला जो पार्ट आता है जिसे टेबल ऑफ कंटेंट दिया गया है। ठीक है, जैसे आप इंडेक्स बनाते हो वैसे ही आप यहाँ पर इंडेक्स को क्या कर सकते हो? क्रिएट कर सकते हो। क्या होता है ना कि आगे फर्स्ट पेज पर आपकी इंडेक्स बनाई जाती है, तो वैसे ही आप लोग यहाँ पर क्या कर सकते हो? यूज कर सकते हो। तो यहाँ पे रेफरेंसेस टैब में लिखो सबसे पहले रेफरेंसेस टैब। इसका उपयोग इसका उपयोग वर्ड डॉक्यूमेंट में वर्ड डॉक्यूमेंट में विभिन्न प्रकार के वर्ड डॉक्यूमेंट में विभिन्न प्रकार के रेफरेंस विभिन्न प्रकार के रेफरेंस बनाने हेतु विभिन्न प्रकार के रेफरेंस बनाने हेतु किया जाता है। ठीक है, तो यहां पर इसमें देखो आपको मेन जो याद रखना है, जैसे पहला ऑप्शन आपका दिया गया ये वाला जो पार्ट आता है, तो बस इसमें मेन जो पॉइंट आपको याद रखना है, पहला ग्रुप आपका जो दिया गया है जो आपका कौन सा है? टेबल ऑफ कंटेंट। तो यहाँ पे हम कहते हैं कि जैसे एमएस वर्ड, ठीक है, एमएस वर्ड के अंदर आप हायरार्की बनाना चाहते हो। हायरार्की का मतलब क्या होता है कि जैसे मान लो एक चैप्टर है उसमें क्या कंटेंट है, उस तरीके से। तो एमएस वर्ड हम कहते हैं कि वर्ड डायरेक्ट, यहाँ पे हम कहते हैं कि वर्ड डॉक्यूमेंट, ठीक है, वर्ड डॉक्यूमेंट को एक डायरेक्टरी स्ट्रक्चर, ठीक है, डायरेक्टरी स्ट्रक्चर प्रदान करना। कि डायरेक्टरी मतलब ये एक कंटेनर है, इस कंटेनर के अंतर्गत कौन कौन से भाग आपके होते हैं। तो नॉर्मली हम कहते हैं कि सबसे ज्यादा उपयोग में लिया जाने वाला वर्ड फीचर है, तो ये हम कहते हैं कि ऑटोमेटेड डायरेक्टरी। हम कहते हैं कि ऑटोमेटेड डायरेक्टरी, एक तरीके से हम कहते हैं कि ऐसा भी वर्ड आ जाता है कि क्रिएट, ठीक है, ऑटोमेटिक, ठीक है, ऑटोमेटिक डायरेक्टरी स्ट्रक्चर ऑफ डॉक्यूमेंट, ऐसा भी बोल देते हैं कि डॉक्यूमेंट को आपके डायरेक्टरी के रूप में बना देना कि भाई ये आपका यूज किया जा सकता है। तो एक तरीके से, या फिर हम कह सकते हैं इसमें टेबल ऑफ कंटेंट का मतलब है, ऐसा भी बोल दिया जाता है कि पेज इंडेक्स को, ठीक है, क्रिएट करना। अगर आप पेज इंडेक्स को क्रिएट करना चाहो तो भी क्रिएट कर सकते हो। ये सबसे ज्यादा यूज किया जाने वाला फीचर आपका होता है। कैसे होता है ना कि आप हेडिंग डाल दो कि भाई ये वाले पेज की हेडिंग डाल दी, इसमें ये हो सकता है, इसमें ये हो सकता है। आपने देखा कोई स्टैंडर्ड बुक देखी होगी, ऑनलाइन ऑनलाइन स्टैंडर्ड बुक देखी है आपने कभी? तो उसमें आपने देखा होगा नीले रंग के टेक्स्ट में पहली इंडेक्स दी हुई होती है, वो टेबल ऑफ कंटेंट होता है कि यहाँ पर इस पूरी बुक में कौन कौन से कंटेंट को क्या किया गया है, शामिल किया गया है। ठीक है, फिर आप इसे आप एडिट कर सकते हो, चाहे तो आप क्या कर सकते हो उसे, ठीक है, अपडेट भी कर सकते हो, कोई चीज है। तो यहां से वैसे कोई क्वेश्चन आपका यहां पर नहीं बनता है। बस इतना सा याद रखना कि टेबल ऑफ कंटेंट जो है वो कौन से टैब में दिया हुआ है? रेफरेंसेस टैब। इस कैटेगरी में जो सबसे इंपॉर्टेंट जो पार्ट है, जो सबसे ज्यादा पूछा जाता है, वो क्या पूछा जाता है? फुटनोट। फुटर और फुटनोट दोनों अलग अलग होते हैं, पहली चीज ध्यान रखना।
कई लोगों को ये लगता है कि सब फुटर और फुटनोट दोनों ही क्या होते हैं, सेम होते हैं, जबकि दोनों ही अलग अलग होते हैं। देखिए, एक वर्ड और आता है यहाँ पर जो कि फुटनोट के अलावा जो आता है, कौन सा आता है, एंड नोट। कौन सा आता है, एंड नोट होता है। तो यहाँ पे पहले ये लिखो जल्दी से। सबसे ज्यादा टाइम होम टैब में लगता है, बाद में तो छोटे छोटे टैब में सारे ही। ए एमएस वर्ड के साथ साथ 70% पावर पॉइंट खत्म हो जाता है। पावर पॉइंट 70% खत्म हो जाए, क्योंकि पावर पॉइंट एक्सटेंशन है किसका, वर्ड का। कि वर्ड में जो नहीं है वो किसमें शामिल किया गया है, पावर पॉइंट में। बस उनमें एक एक ऑप्शन, हर रिबन टैब में केवल एक एक ऑप्शन पढ़ने होते हैं। तो ये नेक्स्ट देखो, समझो। तो इस कैटेगरी में अगला जो ग्रुप है आपको यहाँ पे ध्यान रखना है, जो कि कौन सा ग्रुप दिया गया है, फुटनोट। तो यहाँ पे देखो, फुटनोट आपका अगला जो ग्रुप है आपका दिया जाता है, फुटनोट ग्रुप दिया गया है। अब इसमें देखो, मेन आपके दो ही आपके ऑप्शंस बार बार पूछे जाते हैं। पहला ऑप्शन आता है फुट नॉट। फुट नॉट की कमांड होती है ऑल्ट प्लस कंट्रोल प्लस क्या होती है, एफ। ये क्वेश्चन आता है कि शॉर्टकट के क्वेश्चन आता है। अब आपने देखा होगा कि किसी भी डॉक्यूमेंट को अगर आप देखोगे तो उसमें क्या दिया हुआ होता है। तो ये आपने देखा होगा किसी भी डॉक्यूमेंट में आपके कोई पैराग्राफ है, उस पैराग्राफ में देखा होगा छोटे छोटे अक्षर दिखाई देते हैं कई बार नीचे की साइड में, और उसके ऊपर क्या लगा होता है, सुपर स्क्रिप्ट, मतलब ऐसे एरो, छोटा सा पार्ट लिखा हुआ था, एक एरो सी बनी होती है। और उसमें आता है ना कि जैसे आपका कोई पैराग्राफ है, उसमें लिखा हुआ है जैसे एबीसी नाम लिख दिया, और ऊपर ऐसा छोटा सा एक लिखा हुआ होता है। ये आपको दिखाई देता है या तो पैराग्राफ के बाद में या उसी पेज के सबसे अंत में, जो कि रेफरेंस बताता है कि ये चीज किसके बारे में है। जैसे ऊपर कोई शब्द लिया हुआ है, कोई शब्द ले लिया एनसाइक्लोपीडिया, अब उसका मतलब नहीं पता, तो उसका मतलब पैराग्राफ के लास्ट में या डॉक्यूमेंट के क्या दिया हुआ है, लास्ट में। तो वो जो छोटे छोटे अक्षर आपको दिखाई देते हैं, देखिए जो आपके ऊपर किसी पैराग्राफ के संदर्भ में दिए हुए होते हैं, उन्हें क्या कहा जाता है, क्या कहा जाता है, फुटनोट। पैराग्राफ के बाद में या उसी पेज के सबसे अंत में रेफरेंस के लिए दिए जाने वाले टेक्स्ट को क्या कहते हैं, फुटनोट। और यही अगर रेफरेंस डॉक्यूमेंट के सबसे अंत में दिया जाए तो उसे क्या कहते हैं, एंड नोट। क्या कहते हैं, एंड नोट कहते हैं। तो लिखो फुटनोट का मतलब। फुटनोट में लिखिए, फुटनोट में लिखिए, एक टेक्स्ट है, एक टेक्स्ट है जिसे एक टेक्स्ट है जिसे पेज के सबसे अंत में, एक टेक्स्ट जिसे पेज के सबसे अंत में रेफरेंस के लिए दिया जाता है, रेफरेंस के लिए दिया जाता है, रेफरेंस के लिए दिया जाता है, फुट नोट कहलाते हैं, फुट नोट कहलाते हैं, फुट नोट कहलाते हैं। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है एंड नोट। एंड नोट, इसमें लिखो, यह यह फुट नोट के समान ही, फुट नोट के समान ही कार्य करते हैं, फुट नोट के समान ही कार्य करते हैं, परंतु
परंतु इन्हें इन्हें डॉक्यूमेंट के सबसे अंत में डॉक्यूमेंट के सबसे अंत में दिया जाता है। डॉक्यूमेंट के सबसे अंत में दिया जाता है। देखो याद रखना, अगर कभी भी सवाल बने कि पैराग्राफ या पेज के सबसे अंत में, तब कौन आएगा? फुटनोट। और अगर बोला जाए डॉक्यूमेंट के सबसे अंत में, तब क्या आएगा? एंडनोट। तो हम कहते हैं कि ये रेफरेंस के लिए दिए जाते हैं कि इन्फो आपका कोई वर्ड ऊपर है, उसका डिस्क्रिप्शन दिया गया। जनरली ये सुपर स्क्रिप्ट के रूप में आपका टेक्स्ट होता है कि कोई भी छोटा सा टेक्स्ट दिया हुआ होता है और उसे इंफॉर्मेशन उसकी दे दी जाती है कि ये वर्ड प्रमुख रूप से, जैसे विकिपीडिया में देखा होगा आपने, ठीक है, विकिपीडिया में भी होता है ना कि कठिन शब्दों के शब्द दिए हुए होते हैं, ठीक है, उसके ऊपर लिखा होगा, सुपर स्क्रिप्ट लिखा होता है, ऊपर 1 नंबर 2 नंबर, और उनका रेफरेंस कहाँ दिया जाता है? नीचे दिया हुआ होता है। तो याद रखना कि यहां से, इसमें से मेन जो आपके सवाल पूछे जाते हैं, ठीक है, इस रेफरेंसेस टैब में सबसे ज्यादा क्वेश्चन इन दोनों के ही आते हैं, फुटनोट और एंडनोट। अब इसमें ऑप्शन में फुटर वर्ड आ जाएगा, ठीक है। देखो फुटनोट हमेशा हर पेज में अलग अलग होगा क्योंकि वो रेफरेंस के लिए दिया जाने वाला टेक्स्ट है, जबकि आपका फुटर हमेशा हर पेज में कैसा होता है? एक जैसा होता है। तो ये बाकी अगर बात करें, देखो यहां पर विकल्प दिए गए हैं, लेकिन उनमें से कभी कोई क्वेश्चन नहीं पूछे जाते हैं। जैसे आपके यहाँ पर इस रिबन टैब की बात करें तो ऐसे अलग अलग रिबन आपके दिए गए हैं इसी में, ठीक है। तो इसमें अगर आप याद रखना चाहो तो अगला जो भाग दिया गया सिटेशंस, ठीक है, एंड आपका यहां पर कौन सा दिया गया? बिब्लियोग्राफी, ठीक है। वैसे इनके बारे में कभी कोई क्वेश्चन किसी भी एग्जाम में अभी तक नहीं पूछा गया है, ठीक है। अगला जो ग्रुप है आपका यहां पर दिया गया है, इस तरीके से हम यूज कर सकते हैं। तो यहां पर हमेशा याद रखना, यहां पे हम कह सकते हैं बस इतना सा, इसका उपयोग अकेडमिक अकेडमिक या रिसर्च, ठीक है, रिसर्च राइटिंग, ठीक है, हेतु उपयोग में लिया जाता है, उपयोग में लिया जाता है। तो अगर एकेडमिक रिकॉर्ड बनाना है, किसी तरह की कोई रिसर्च आपने की है, जैसे होता है ना थीसिस पेपर वगैरह बनाए जाते हैं, तो यहाँ पर अलग अलग तरह के भाग आपके यूज होते हैं। जैसे इसमें अलग अलग आपको फीचर्स दिए जाते हैं, ठीक है। जैसे आपके स्टाइल वाला वर्ड दिया हुआ होगा, दिया हुआ है style वाला, अरे स्टाइल वाला दिया हुआ ना, ये वाला, जैसे होता है ना, इस अलग अलग फॉर्मेट होते हैं। जैसे आपके जैसे टेक्निकल रिसर्च पेपर होते हैं, वो पब्लिश होते हैं, वो किस फॉर्मेट में? IEEE। कौन से फॉर्मेट में होता है? IEEE। तो IEEE देखा होगा, एक फॉर्मेट बना हुआ होता है उसका। आप पर्टिकुलर फॉर्मेट में आप यहां पर क्या यूज कर सकते हो। जैसे इसमें APA दिया हुआ है, तो APA का मतलब कौन सा पार्ट हो गया? अमेरिकन साइकोलॉजिकल एसोसिएशन, ठीक है। अमेरिका के अंदर साइकोलॉजी से रिलेटेड रिसर्च पेपर जो तैयार किए जाते हैं वो हो सकते हैं, ठीक है। ऐसे ही MLA होता है, इसमें मॉडर्न लैंग्वेज एसोसिएशन। ऐसे ही कौन सा होता है? IEEE। कौन सा होता है? IEEE आप सभी को पता है कि कंप्यूटर साइंस से संबंधित जितने भी रिसर्च पेपर तैयार होते हैं वो कौन से फॉर्मेट में होते हैं? IEEE में, ठीक है। तो यहां पर इस तरीके से हम कोई भी भाग तैयार कर सकते हैं। तो वैसे कभी किसी एग्जाम में कोई क्वेश्चन आपका नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट इसमें एक और वर्ड आपका यूज किया गया जिसे कौन सा कहते हैं? कैप्शन। कैप्शन वर्ड सुना होगा आप लोगों ने, अरे सुना है क्या कैप्शन? बताओ क्या होता है कैप्शन? इंस्टाग्राम, अच्छा। हाँ हाँ। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि अगर अगर डॉक्यूमेंट में मल्टीपल मल्टीपल इमेज, ठीक है, आपके मल्टीपल इमेज, शेप आदि हो,
आदि हो तो उनसे संबंधित लेबल दिए जा सकते हैं। इनके देखो कभी भी क्वेश्चन नहीं आए, आज तक कोई भी एग्जाम में कोई क्वेश्चन नहीं आए इनके कि डायरेक्ट फुट नोट और एंड नोट की कमांड आप लोगों की यहाँ पे ज्यादातर पूछी जाती है। तो आप यहाँ पर किसी भी तरह का क्या यूज कर सकते हो, आपका यूज कर सकते हो। इसमें एक और आपका पार्ट दिया गया जैसे इंडेक्स दिया गया है, तो इसमें कह सकते हैं क्रिएट अल्फाबेटिकल, ठीक है, अल्फाबेटिकल इंडेक्स। ठीक है, किसी अल्फाबेटिकल इंडेक्स को अगर आप तैयार करना चाहो तो आप यहां पर क्या कर सकते हो, यूज कर सकते हो। ठीक है, एक और वर्ड आपका यहां पर दिया हुआ टेबल ऑफ ऑथोरिटीज। ठीक है, यहां पर हम कहते हैं ये एक्सक्लूसिव यूज्ड इन कौन से डॉक्यूमेंट में, लीगल डॉक्यूमेंट। लीगल डॉक्यूमेंट जैसे आपने देखा लीगल फाइल बनती है, जैसे होता है ना हरे कलर का पेज होता है, ठीक है, उसमें जो लीगल डॉक्यूमेंट्स बनाए जाते हैं उसमें हम यहाँ पर यूज कर सकते हैं। जैसे एक तरह का वह स्ट्रक्चर देना जो कहाँ यूज होता है, कोर्ट में काम में लिया जाता है, वो स्ट्रक्चर देने के काम आता है। तो इसमें से मेन याद रखना फुट नोट और एंड नोट। हो गया नोट। बुक के क्वेश्चन सॉल्व कर लेना साथ साथ में। ठीक है, पीवाई इसमें केवल और केवल पीवाई क्यू सॉल्व कर लो। ठीक है, दो जैसा फंडामेंटल और इसमें दोनों में पीवाई क्यू क्वेश्चन सॉल्व कर लीजिए। ठीक है, उसके अलावा हो आराम से हो जाएगी, क्यों नहीं होगी है। सी 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 भाई अभी उनकी मुश्किल से अगले वीक सी खत्म हो जाएगी। फिर जैसे ही सी खत्म हो जाएगी फिर उस जगह सबकी क्लास सर क्या 4-5 दिन की छुट्टी पे जाएंगे। ठीक है, तो उसके बाद में आपके सी की जगह पे क्या शुरू हो जाएगी, डीएसए। इस वीक करीब करीब पूरी संभावना है कि क्या खत्म हो जाएगी, डीबीएम है। तो जैसे आप ऐसा समझो कि मुश्किल से 15 दिन, 15 दिन ये है कि समय ज्यादा है। फिर उसके बाद तो ऑटोमेटिकली क्या सब्जेक्ट खत्म होते जाएंगे तो टाइम क्या होता जाएगा, कम। आप मैं ये चाह रहा हूं कि पूरा जुलाई आप केवल घर बैठ के क्या करो, रिविजन। अब एक तरीका यह है कि 5-5 घंटे लेकर हम, ठीक है, 20 अगस्त तक कोर्स पूरा करें। और एक यह है कि अभी थोड़े से समय ज्यादा थे और हमें यह है कि मैक्सिमम चीजों को 15 जून तक तो कंप्लीट ही कर लें। ठीक है, मैक्सिमम चीजों को। ठीक है, बाकी अब बचा ही क्या है, देखो तुम यहाँ पे डीबीएमएस मुश्किल से 6-7 दिन का बचा हुआ है, वो खत्म हो जाएगा। फिर कंप्यूटर ने यहाँ पे इस सप्ताह में तुम्हारा वर्ड खत्म है, पावर पॉइंट खत्म है, ठीक है, और बुधवार गुरुवार तक तुम्हारा एक्सेल खत्म है। तो ये पूरी यूनिट मतलब अगले सप्ताह तक पूरी ये यूनिट खत्म है। तो फिर नेटवर्किंग बचेगी, तो 3-3 घंटे नेटवर्किंग हम पढ़ेंगे तो मुश्किल से 20 दिन के 15 से 20 दिन में खत्म हो जाएगी नेटवर्किंग। क्योंकि क्या होता है कि एक एक 1.5-1.5 घंटे पढ़ते हैं तो उसमें टाइम ज्यादा लगता है। हा? टाइम बढ़ गया ना। ऐसे देखो समझो, मेरी क्लास में मैं बताओ, अगर मेरी आप समझो कि अगर 2 घंटे की क्लास हो,
तो 2 घंटे में आउटपुट केवल 1.5 घंटे का निकलता है। अब मेरी क्लास के बता रहा हूं मैं तो, क्योंकि मैं 15 मिनट लेट आता हूं जानबूझ के, क्योंकि मुझे पता है कि यहाँ पे एक क्लास के बाद दूसरी क्लास में आने में सब ये है, और मुझे हर क्लास में 15 मिनट का गैप चाहिए चाहिए मेरे को, क्योंकि अब मैं पढ़ूं, यहाँ पे जाऊंगा, फिर उसके बाद चाय पीऊंगा, ठीक है, 15 मिनट लग ही जाते हैं। फिर इसके बाद में क्या होता है कि अब जैसे 3 घंटे की क्लास होगी तो 15 मिनट और 15 मिनट, तो अब आउटपुट केवल कितने घंटे का निकलेगा? 2.5 घंटे। और फिर क्या होता है जब लंबी क्लास होती है ना, तो उसमें कंटेंट क्या होता है? ज्यादा होता है। अब 1-1 घंटे की क्लास को तो तुम मेरे से 6 महीने पढ़वा लो। वही चीजें होती है कि वो समय, अब जैसे समय ज्यादा, इसीलिए तो हम कहते हैं कि आप कोई भी चीज, इसलिए अभी क्या करना है आपको, जब आप पढ़ रहे हो तो पहले छोटे छोटे सब्जेक्ट को निपटाओ, ताकि आपको ये लगे कि ये टॉपिक भी हो गया, ये यूनिट भी हो गई। रिवाइज करते समय पहले ही अगर आप बहुत बड़ी यूनिट उठा लोगे तो आपको लगेगा मेरे तो कुछ हुआ ही नहीं। तो ये आप छोटे छोटे सब्जेक्ट को निपटाओ कि भाई ये कोशिश करो कि भाई मुझे ये वाला सब्जेक्ट है, इस सब्जेक्ट को पहले करना है। मैं कह रहा हूं कि आप कुछ यूनिट है उन यूनिट को बिल्कुल भी नहीं छोड़ेंगे, उनके सवाल कर लेंगे, ठीक है। ठीक है, जैसे फंडामेंटल और एमएस ऑफिस आए नहीं आए बाद की बात है। पिछली बार तो 22 सवाल थे, ठीक है। इस बार अगर मान लो 15 भी आए तो 15 के 15 क्या होने चाहिए? सही। जैसे ही 15 आपको 15 सही हो जाएंगे ना, तो आपका कॉन्फिडेंस अपने आप ही अगर बात करें बढ़ जाएगा, ठीक है। फिर इसके बाद देखो कुछ यूनिट है, जैसे यूनिट मैं गारंटी देता हूं कि उन यूनिट में अगर तुमने ईमानदारी से जो क्लास में पढ़ा वो, प्लस इसके अलावा पीवाईक्यू, और प्लस जो मैं क्वेश्चन करवा रहा हूं तुम्हें अलग से, जो अभी करवा रहा हूं ना, जैसे रिवीजन बैच में करवा रहा हूं, अगर वो ईमानदारी से तुम कर लोगे तो उसमें से ज्यादा तो नहीं, लेकिन 90 to 95% क्वेश्चन वही होंगे। एक आधा क्वेश्चन हो सकता है कि तुम्हें इधर उधर कर दे, ठीक है, इधर उधर कर दे, ठीक है। बाकी अगर बात करें, मुझे नहीं लगता कि तुम उन्हें क्वेश्चन तुम्हें सब आते होंगे, बस तुम जल्दीबाजी में क्या करोगे, गलत करोगे। इसलिए इन सवालों को तो एकदम ध्यान से रखना होता है ना, एकदम ध्यान से। यहाँ पे एक भी ओएमआर में गोला गलत बढ़ दिया तो -1/3 प्लस 1 नंबर, ठीक है। तो यहाँ पे माइनस में 1 प्लस 1/3 नंबर, मतलब 1.33 नंबर उड़ जाएगा। तो ये आपको ध्यान में रखना है। और जब तक अभी तो तुम्हारे पास में 2-2.5 महीने बचे हैं, मैं कह रहा हूं ना, 2-2.5 महीने के तक तो मैं तुम्हें इस तरीके से कर दूंगा कि तुम सवाल देखते ही उत्तर करने लग जाओगे। जो मैंने करवाया उसकी तो मैं गारंटी देता हूं, ठीक है। उसमें हम कहते हैं ना कि बाकी तो तुम्हें प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। अब जैसे मैं हर टॉपिक के ये सवाल, इतने सारे सवाल करा दूंगा तुम्हें पहले ही, और लास्ट निर्णायक मैं कह रहा हूं नहीं भी करो तो प्रैक्टिस करो, तो लास्ट हमारे पास में करीब करीब 1.5 महीना बचेगा। डेढ़ भाई, जैसे हम कहते हैं कि जुलाई पूरा बचेगा, और आपका अगस्त 15 दिन बचेंगे, 15 अगस्त को तुम्हें आजादी मिल जाएगी। है? तो यहाँ पे करीब करीब हम देखें तो 45 दिन मिलेंगे, और 45 दिन हम यहाँ पर केवल और केवल क्या कर, बाकी पूरे दिन पढ़ लो, बस शाम को जब मैं 2-3 घंटे बुलाऊं तब बाकी केवल और केवल मेरी भागवत कथा में शामिल हो जाओ। है? 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 मत आओ, तुम्हारी इच्छा है इसमें। देखो ये मैं कह रहा हूं ना, ये 3 घंटे ना, ये जो मैं रिवीजन करवाता हूँ, ये 3 घंटे तुम्हारे जैसे होता है ना कि जब तुम एग्जाम में बैठोगे तो तुम्हारे कान में गूंजेंगे, ये उत्तर गूंजेंगे तुम्हारे, तुम देखोगे, ठीक है। ये एक्चुअल में लास्ट का वो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होता है, ठीक है। जैसे पिछली बार मैं बताऊं, सूचना सहायक का जो टारगेट बैच था, उस टारगेट बैच में हर दूसरा या तीसरा जना पास है, क्योंकि आपके पास समय है। बाकी समय का आप यूटिलाइजेशन अपने देखो, फिर तो आपके पास में समझो, फिर तो आपके पास में 24 घंटे बचेंगे। 24 घंटे में से केवल कितने घंटे के लिए बुला रहा हूं मैं? अब 21 घंटे तुम पढ़ो आराम से तुम्हारा, लेकिन 3 घंटे अगर ईमानदारी से मेरे साथ में तुमने मेहनत कर ली, ये 3 घंटे ये, और लास्ट में, और अगर ये 3 घंटे नहीं आ सकते तो डेली रात्रि कालीन संध्या 9 से 11, ठीक है। बुधवार से मैं शुरू करूंगा तो 9 से 11 डेली, 9 से 11, 11:30 जो भी है, कि
उनको पढ़ लेना, वो नहीं पढ़ पाओ तो उनकी पीडीएफ टेलीग्राम पे आए तो टेलीग्राम पे पढ़ लेना, लेकिन पढ़ लेना कि ये जो सवाल होते हैं, ये जो सवाल अंतिम सवाल है होते हैं, जो मैं सब जगह से फिल्टर कर देता हूं कि भाई ये हो सकता है, ये नहीं हो सकता है, ये हो सकता है, ये आ गया, ये नहीं आया, ये आ सकता है, ये सब फिल्टर करने के बाद ये बचते हैं। तो ये जो बचते हैं तो उसमें से पूरी संभावना ही होती है, जो होता है ना, प्रोबेबिलिटी खत्म हो जाती है कि भाई इसके अलावा कुछ बचता नहीं है। right? देखो समझो है, देखो समझो है क्या। नॉन टेक की भी चलेगी ना क्लास 7 से 9, रीजनिंग की 5 से 7, सब कर रखी है मैंने। देखो है, सब सब देखे है। देखो मैंने कहा ऐप पे भी चलेगी, ऑफलाइन पे भी चलेगी, यूट्यूब पे भी चलेगी, जिसको जहां सुविधा मिले वो वहां से देख लो। मैं कह रहा हूं जिसको जहां जैसी सुविधा मिले वहां देख लो है। देखो समझो, बस पढ़ लो। अब देखो लास्ट में देखो, इसके बाद में अगला ग्रुप आता है, जो कि कौन सा ग्रुप आता है, मेलिंग ग्रुप। देखो नेक्स्ट जो ग्रुप है आपका यहां पे दिया जाता है, देखिए अगला जो ग्रुप है आपका दिया गया है, जिसे कौन सा ग्रुप दिया गया है, मेलिंग ग्रुप के नाम से जाना जाता है। अब याद रखिए कि इस मेलिंग ग्रुप में प्रमुख रूप से केवल और केवल एक ही ऑप्शन है जो बार बार पूछा जाता है। देखिए यहां पर देखो, इस मेलिंग ग्रुप में मेन एक ही सवाल है जो बार बार रिपीट होता है। उससे पहले देखो समझो इसमें कौन कौन से भाग दिए गए। मेलिंग ग्रुप में देखो याद रखना, एक दिया हुआ है, जो कौन सा ग्रुप दिया हुआ है, क्रिएट ग्रुप। देखिए यहां पर मेलिंग है, आपका टैब लिख सकते हो, मेलिंग टैब है ये अगला मेलिंग टैब। मेलिंग टैब में देखो समझो क्रिएट ग्रुप, तो हम कह सकते हैं कि इसकी सहायता से, बस इतना सा याद है, इसकी सहायता से एनवेलप, एनवेलप होता है ना लिफाफे, ठीक है, एनवेलप, लिफाफे तथा लेबल, ठीक, लेबल्स तैयार किए जा सकते हैं। लेबल का मतलब आपने देखा होगा कई बार अंग्रेजी में शादी के कार्ड आते हैं, ठीक है, तो उसमें नाम जो लिखे हुए होते हैं वो नाम स्टिकर पे चिपके हुए होते हैं, देखा है आपने, ठीक है, वो आपके हाथ से नहीं लिखे होते, वो देखा होगा स्टिकर लगे होते हैं उसके ऊपर। तो वो जो लेब, उनको क्या कहा जाता है, लेबल्स, वो तैयार कर सकते हैं। इस कैटेगरी का सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो बार बार एग्जाम में बार बार रिपीट हुआ है, वो सवाल कौन से वाला है, मेल मर्ज। देखिए यहां से सबसे ज्यादा क्वेश्चन आता है मेल मर्ज। तो कई बार एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन आता है, ठीक है, जब भी लेटर शब्द जब भी आ जाए तो लेटर का संदर्भ कौन से वाले पार्ट से है, मेल मर्ज। तो कहा जाता है कि एक लेटर, ठीक है, एक लेटर को ड्राफ्ट करके, एक लेटर को ड्राफ्ट करके विभिन्न, ठीक है, विभिन्न एड्रेस वाले, विभिन्न एड्रेस वाले प्राप्तकर्ताओं को, प्राप्तकर्ताओं को, प्राप्तकर्ताओं को भेजने के लिए, अब भेजने के लिए आप चाहो तो प्रिंट आउट निकलवा कर भेज दो या ईमेल के माध्यम से भेज दो। जैसे होता नहीं कि आप, जैसे कई बार इनविटेशन लेटर है, उसका कंटेंट सबका सेम है, लेकिन कंटेंट तो सेम है, लेकिन उनके एड्रेस सबके सेम होंगे या अलग अलग होंगे, अलग अलग। जो होता है ना, पहले बैंक वाले घरों में लेटर भेजते थे, लोन जिसने ले रखा है, ये जैसे आपकी रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ गई तो सबको इन्फॉर्मेशन देनी है कि रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ गई, तो लेटर का कंटेंट तो सबका सेम है, लेकिन यहाँ पर ठीक है, एड्रेस जो ऊपर ही ऊपर दिखाई देता है वो सबका कैसा है, अलग अलग। तो पहले क्या होता था, पहले के समय में क्या होता था, ये टू और ये एड्रेस वाला हिस्सा छोड़ दिया जाता था, और ये एड्रेस वाला हिस्सा छोड़कर प्रिंट आउट निकलवा के पहले ये हाथ से लिखते थे।
और देखा होगा ना कि हाँ सर श्रीमान ये वो नाम वाम लिख के भेजते थे। अब इसमें क्या किया जाता है, 3 चरण होते हैं। तो यहाँ पे इसमें क्या होता है, सबसे पहले क्या कर दिया जाता है, सोर्स डॉक्यूमेंट को, देखिए सोर्स डॉक्यूमेंट को तैयार करना। ठीक है, आप सोर्स डॉक्यूमेंट तैयार कर लो सबसे पहले। फिर इसके बाद में हम कह सकते हैं कि क्या कर सकते हो, मेलिंग लिस्ट है। तो ये मेलिंग लिस्ट को क्रिएट करना, मेलिंग लिस्ट को करना, क्रिएट करना। और हम कह सकते हैं कि सोर्स डॉक्यूमेंट, सोर्स डॉक्यूमेंट तथा मेलिंग लिस्ट को, मेलिंग लिस्ट को आपस में, आपस में मर्ज करना। जैसे ही मर्ज करोगे ऑटोमेटिकली एक ही लेटर के बहुत सारे लेटर बन जाएंगे। लेकिन उन सब लेटर पे एड्रेस सेम होगा या अलग अलग होगा? अलग अलग होगा। सब पे एड्रेस सेम होगा तो फिर क्या मतलब है कि हमें बहुत सारे प्राप्तकर्ताओं को भेजना है, तो उसके लिए हम किसका यूज करेंगे, इस वाले भाग का यूज करते हैं। तो यार ना एमएस वर्ड में सबसे ज्यादा पूछा जाने वाला क्वेश्चन है ये मेल मर्ज है, कि जिसमें एक लेटर को ड्राफ्ट करके एक ही समय पर विभिन्न प्राप्तकर्ताओं को भेज सकते हैं। हो गया नोट? चलिए ये नोट कर लो, इसको आगे कल खत्म करेंगे हम, बचा हुआ पार्ट है रिव्यू और व्यू, और साथ में ही कल ही हम शुरू करेंगे इसके दूसरे पॉइंट को, कौन सा, पावर पॉइंट। ठीक है, छोटा सा बचा हुआ है अब तो इसमें, बाकी कल ही पावर पॉइंट डिस्कस कर